Hello everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you in my YouTube channel दुर्गम विज्ञान संस्थान। हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स देख रहे थे कि वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस में किस किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं और इसका हम लोग एक शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं, उस पर क्या क्या कैसे फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले तो हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ही डिस्कस किया था। उसके बाद हम फिर वेलोसिटी एडिशन ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे कि क्या फार्मूला होता है, किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसके बाद हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखा था। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमने एरिया कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन एंड हाउ द एंगल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो ये देखा था हमने। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था टाइम डायलेशन का, वो भी हमने एनालाइज किया था। टाइम डायलेशन के बाद हमने डॉपलर इफ़ेक्ट देखा था। डॉपलर इफ़ेक्ट में किस तरीके से जो लाइट का फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज होता है व्हेन वी ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ लाइट और लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं और इसी सीरीज़ में हमने देखा था एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलर टू लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। ओके, तो वहाँ पे हमने कंसीडर किया था। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द रिलेटिविस्टिक फोर्स। ओके, तो रिलेटिविस्टिक फोर्स अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यूज़ करना है, कैसे कैलकुलेट करना है अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए। आज तक वैसे इस पर एक ही दो क्वेश्चन आया है, बहुत रेयर केस है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। हाँ, कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि जो हमारा रिलेटिविस्टिक फोर्स होगा उसका फॉर्म क्या होगा इन 3 डायमेंशन एंड इन 1 डायमेंशन। ओके, तो उसके लिए आप पैनिक मत करिए, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि क्या क्या रिजल्ट्स होंगे वो। अब यहाँ पे देखिए, अगर m एंड v बोथ आर वेरिएबल। ओके, रिलेटिविटी में क्या होता है, अगर मास तो डायनामिक है ही, उसके साथ साथ वेलोसिटी भी वेरिएबल है। तो जब वेलोसिटी वेरिएबल होगा तो हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, f इज इक्वल्स टू dp/dt। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं इन द केस ऑफ वेरिएबल मास हमें इंटीग्रेशन dp/dt ये यूज़ करना होगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और, अगर इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है तो हम लोग डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे। कैसे? पी के फॉर्मूले जो ये होता है मोमेंटम का, जो एम भी ही फॉर्मूला होता है, उसको यूज़ करके हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे इतना हमने बता दिया। अब हम देखते हैं कि 3 डायमेंशन में जो रिलेटिविस्टिक फोर्स होता है उसका फॉर्म क्या होता है। तो ये 3 डायमेंशन में रिलेटिविस्टिक फोर्स का फॉर्म लिख रखा है, एफ vector is equals to m bracket, it is a acceleration, okay, a vector plus v vector dot a vector divided by c square and multiplied by गामा स्क्वायर। ये गामा स्क्वायर है, आप देख सकते हैं गामा का वैल्यू होता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ये गामा का वैल्यू होता है, पर यहाँ पे गामा स्क्वायर है। ओके, तो m यहाँ पे डायनामिक मास है और रिलेटिविस्टिक मास भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 1 डायमेंशनल में इस जो फोर्स का वैल्यू है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये 1 डायमेंशनल में फोर्स का वैल्यू हमारा इतना आता है। ओके, अगर रिलेटिविस्टिक फोर्स की बात करें तो ये आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो हमारा था ही GTR जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में m वेक्टर a, ये तो फोर्स रहता ही था, फोर्स का फॉर्म था वहाँ पे, जिसको हम लोग न्यूटन्स सेकंड लॉ भी कहते थे। ओके, तो ये फॉर्म रहता था और यहाँ पे भी ये फॉर्म सेम है, पर यहाँ पे एक एडिशनल टर्म आ गया ये वाला। ओके, तो 1 डायमेंशनल में ये तो है ही है, इसके साथ साथ एक एडिशनल टर्म और आ गया है डिवाइड में। ओके, तो ये था हमारा रिलेटिविस्टिक फोर्स के ऊपर डिस्कशन। अब हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो शायद ही है आपको कहीं और बताया गया होगा, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, अब ये क्या है, इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं Q जो चार्ज होता है वो तो इन्वेरिएंट होता है। तो जब चार्ज इन्वेरिएंट है तो फिर रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स कैसे एग्जिस्ट करता है। तो सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि जो चार्ज डेंसिटी होता है, हमारा चार्ज डेंसिटी फ्रेम टू फ्रेम और
स्पीड जब हमारी लाइट के कंपेरेबल स्पीड हो जाती है तो चार्ज डेंसिटीज वेरी करने लग जाती हैं। ओके, वेरिएबल चार्ज डेंसिटीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड्स चेंज होते रहते हैं। तो इसी को रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम कह सकते हैं। अब चार्ज डेंसिटी ही चेंज क्यों होती है, चार्ज क्यों नहीं चेंज होता है? हम लोग जानते हैं चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी का ये डेफिनेशन होता है। जब चार्ज डेंसिटी और पर यूनिट एरिया है, सबसे पर यूनिट लेंथ है, और हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ चुके हैं कि लेंथ डिक्रीज़ होता है और एरिया भी डिक्रीज़ होता है, साथ ही साथ इसके जो वॉल्यूम होता है वो भी डिक्रीज़ करता है। तो जब डिक्रीज़ करेगा तो चार्ज डेंसिटी हमारी डिक्रीज़ करने लगेगी और इंक्रीज़ करेगी। जो भी कंडीशन होगी वो हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स में देखेंगे, एनालाइज करेंगे। ओके, तो हाउ द चार्ज डेंसिटीज वेरी विद फ्रेम टू फ्रेम ऑफ फ्रेम टू फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज शीट लेते हैं, देख सकते हैं, जिसपे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है हमारा और उसका एरिया ए नॉट है। ओके, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कंसीडर कर लेते हैं इसी के साथ। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये चार्ज शीट की वजह से है और जो डायरेक्शन होगा वो आई कैप में है, एक्स डायरेक्शन। ओके, अब इसके रेस्पेक्ट में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। ओके, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, हम लोग जानते हैं व्हेन द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ओके, इस सरफेस की वेलोसिटी हमारी परपेंडिकुलर है। जो सरफेस की वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो एरिया ना तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी भी चेंज नहीं होंगे, सेम वही पैटर्न रहेगा हमारा। जब सेम वही पैटर्न रहेगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें वैल्यू सेम मिलेगा। पर यहाँ पे एक अदर कंडीशन है, अगर एक अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है H2, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस चार्ज शीट की सरफेस के पैरेलल मूव कर रहा है। जब पैरेलल केस होता था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में डिस्कस किया है, व्हेन द वेलोसिटी इज पैरेलल टू द सरफेस, तो हमारा जो एरिया होता था वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वो इस अमाउंट में कॉन्ट्रैक्ट होता था, ए इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाई गामा। ओके, तो गामा हम लोगों को पता है ये क्या होता है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि S2 में चार्ज डेंसिटी चेंज हो जाएगा। जब चार्ज डेंसिटी चेंज हो जाएगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा डिक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। जो भी कंडीशन बनेगा वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो Q is the always invariant and charge density are relativistic। ओके, तो यहाँ पे किस तरीके से चेंज होती हैं वो हमने लिख रखा है। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है वो जब हम S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें पता ही होती है और हमें S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फाइंड आउट करना होती है, तो इस तरीके से उसको रिलेट करवा देते हैं। और सेम प्रोसेस सिग्मा के लिए भी रहता है एंड रो के लिए भी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में लेंथ जिस तरीके से चेंज हो रहा था, सेम फॉर्मूला ये भी है। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशंस करेंगे कि हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस व्हेन in the frame of reference S dash, okay, which is moving with velocity v with respect to a frame of reference S। okay, तो हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस S कंसीडर किया और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो स्पेस में है। ओके, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया, उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। 3 डायमेंशनल बात कर रहे हैं हम लोग 3D की, तो 3D केस ले रखा है। तो यहाँ पे S फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एक S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किया जो V वेलोसिटी से S के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है और जो मूवमेंट है वो X डायरेक्शन के अलोंग है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके 2 कंपोनेंट्स ले लेंगे। पहला जो कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी के पैरेलल होगा, अनदर जो कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, वो कंपोनेंट्स हमारे 2 होंगे, यानी कि वेक्टर फॉर्म में होंगे, और सिंपली जो पैरेलल होगा वो एक ही कंपोनेंट होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है कई बार,
हम लोग यहाँ देख लेते हैं वो क्या है। कंपोनेंट्स पैरेलल टू वी रिमेन्स इनवेरिएंट, मतलब ई पैरेलल एस फ्रेम में भी वही होगा एंड एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वही होगा, सेम होगा। सेम कंडीशन हमारी मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी है कि पैरेलल कंपोनेंट चेंज नहीं होते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं तो फिर चेंज कौन से होते हैं? चेंज हमारे होते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स किन्हीं दो डायरेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि एक में तो वेलोसिटी हो गया 3 डायमेंशन में, अब बची हमारी दो डायरेक्शन, तो उन दो डायरेक्शन में से किसी भी एक डायरेक्शन में हमारा जो परपेंडिकुलर उन दो डायरेक्शन में हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। ओके, अब वो एक्स वाई हो, वाई जेड हो या जेड एक्स हो। ओके, तो इस तरीके से हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के लिए वेक्टर फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स चेंज होते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के लिए फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस वी वेक्टर मल्टीप्लाइड वी वेक्टर इन और होल को हमने मल्टीप्लाई किया है गामा से। ओके, तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है जब हम एस फ्रेम से एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा रहे हैं। सेम हम लोग देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे वी परपेंडिकुलर वेक्टर माइनस वी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर डिवाइड बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई गामा, इस प्रोसेस से हमारा ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि जो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है उसका फॉर्म ये हो सकता है। ये सिर्फ एक केस है, इसके अलावा आई और जे में भी हो सकता है, के और आई में भी हो सकता है। ओके, तो जैसा क्वेश्चन में दे रखा होगा हम वैसा ही ले लेंगे और वैसे ही कैलकुलेशंस कर लेंगे। ओके, तो एक रिलेशनशिप होता है जो अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज इनवेरिएंट होता है, वो रिलेशनशिप हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड वी इज ऑलवेज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड वी इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड वी इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हम लोग कई बार यूज़ करते हैं और इसके ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी पूछी गई हैं बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, तो इसको हम लोग एक बार मेमोराइज़ कर लेंगे। अभी मेमोराइज़ कर लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, अगर किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेक्टर ई और वेक्टर वी ज़ीरो हो जाता है तो अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो हमारा वेक्टर ई एंड वेक्टर वी है वो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हम लोग बहुत सारे कंक्लूजन्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर किसी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दे दिया, जब जीरो दे दिया तो हमें डेफिनेटली पता होगा कि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हमारे परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। ओके, तो ये रिलेशनशिप हम इस तरीके से इसकी हेल्प से हमने ये फाइंड आउट किया। ओके, तो ये आप लोग मेमोराइज करेंगे। अब एक पॉइंट देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड वी वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, चाहे एंगल एस फ्रेम में हो और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। ओके, तो हमेशा वो अनचेंज्ड ही रहेगा। ओके, सपोज अब हमें देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होती हैं। काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऑप्शनल वाले पार्ट में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा विच क्वांटिटी इज़ इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे और कुछ फार्मूला हैं जो 8-10 क्वांटिटीज़ हैं जो बेसिकली पूछी जाती हैं, उनको देख लेते हैं वन बाई वन। सबसे पहला तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड वी, ये हो गया हमारा, हमने इसको देख ही रखा है। दूसरा जो रिलेशनशिप है वो है ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वी स्क्वायर, ये रिलेशनशिप भी अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट होता है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर हम CGS यूनिट की बात करें वहाँ पे सी स्क्वायर को 1 ले लेते हैं, तो सी स्क्वायर 1 ले लेंगे तो ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर भी इनवेरिएंट हो जाएगा अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये हमारी सेकेंड क्वांटिटी ये हो गई। फेज ऑफ ए वेव इज ऑल्सो इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एंड देर आर सम अदर क्वांटिटीज लाइक चार्ज, रेस्ट मास एंड
एल नॉट, जिसको हम लोग प्रॉपर लेंथ भी कहते हैं, वो इन्वेरिएंट रहेगा एंड प्रॉपर टाइम भी इन्वेरिएंट रहेगा। हमारा स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज इन्वेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। और साथ साथ इसके ट्रांसलेशन ऑफ एल इन द सेंस लेग्रांजियन, यहाँ पे लेग्रांजियन है, एल लेग्रांजियन को डिनोट कर रहा है, लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो ये भी इन्वेरिएंट रहता है। और साथ ही साथ रोटेशनल इन्वेरियंस ऑफ एल, ओके, तो ये भी हमारा कंजर्व रहता है। ओके, तो ये कंजर्व क्वांटिटीज़ हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा है गेज ट्रांसफॉर्मेशन। गेज ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज इन्वेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इसके साथ साथ टाइम ट्रांसलेशन भी होता है। ओके, एनर्जी का जो टाइम ट्रांसलेशन होता है वो भी इन्वेरिएंट रहता है। मैक्सवेल इक्वेशंस एंड वेव इक्वेशंस आर इन्वेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के साथ एक अदर इक्वेशन है जो फेमस इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की, उसमें क्लेन एंड जो डायराक इक्वेशन होती है वो भी अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन्वेरिएंट रहती है। ओके, तो हमारा जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था उसके सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं, थ्योरी पार्ट्स सभी देख लिए हैं, अच्छे से एनालाइज किया है कब क्या यूज़ होता है। एक बार ये आप सारे वीडियोस जो भी हैं 5 या 6, मुझे लगता है शायद 6 वीडियो लेक्चर्स हैं, एक बार देख लेंगे और देखने के बाद ही प्रॉब्लम सेशन पे जाएंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने यहाँ पे बताया है आप उनको मेमोराइज़ कर लीजिए और कुछ अच्छी जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा, ईजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।